हेलो एवरीवन, दिस इज सस्मिता। वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 साइंस का एनुअल एग्जाम का एक सैंपल पेपर। फुल मार्क है 60, टाइम 2.5 आवर। सबसे पहले चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस। Section A, it consists of 12 multiple choice questions, each carrying 1 mark. Section B, it consists of 5 questions, each carrying 1 mark and 5 2-mark questions. Next, Section C, it consists of 5 questions, each carrying 3 mark. Section D, 2 questions, each carrying 4 mark. Section E, 2 questions, each carrying 5 marks. चलिए बढ़ते हैं तो फिर Section A की तरफ। Section A, choose the correct option. Question number 1, fat is completely digested in the. फैट कहाँ पे completely digest होता है? स्टोमक नहीं, माउथ नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन। यस, ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सब्सटेंसेस कंटेन एसिड्स? ऑप्शन ए ग्रेप्स, लाइम वाटर नहीं, विनेगर सोप नहीं, कर्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं, टी कर्ड विनेगर। दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम, फ्लोएम, स्टोमाटा, रूट हेड। प्लांट्स में वाटर ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प करता है? जाइलम। सो ऑप्शन ए जाइलम विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द आई ऑफ द पोटैटो प्लांट इज व्हाट? पोटैटो प्लांट का जो आई है वो किसके साथ सिमिलर है? यहाँ पे देखिए लिखा गया है ऑप्शन सी में, द बर्ड इज टू ब्रायोफाइलम लीफ। ब्रायोफाइलम लीफ का बर्ड जो होता है ना, लीफ बर्ड, उससे जैसे न्यू प्लांट फॉर्मेशन होता है वैसे ही पोटैटो प्लांट का आई से भी न्यू प्लांट फॉर्मेशन होता है। सो ये दोनों सिमिलर है। सो ऑप्शन सी, the bird is to bryophyllum leaf. This one will be the correct answer. Next question number 5 है, the correct symbol to represent the speed of an object. कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर स्पीड बताना है तो हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं? ऑप्शन ए मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन ए स्विच इज इन ऑफ पोजीशन सर्किट इज ओपन। हाँ, जब स्विच ऑफ होता है तो सर्किट ओपन ही कहलाता है। सो ऑप्शन ए सर्किट इज ओपन। दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज। इनमें से कौन सा ऑप्शन इलेक्ट्रिक फ्यूज के लिए करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? चलिए चेक करते हैं। फ्यूजेस आर इंसर्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स। हाँ, सारे बिल्डिंग के इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज होता है। ऑप्शन बी, देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट्स। हाँ, इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का एक लिमिट होता है। ऑप्शन सी, देयर इज अ मिनिमम लिमिट ऑन द करंट व्हिच कैन सेफली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए मैक्सिमम लिमिट तो होता है। कम इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो होता है ना तो कुछ लॉस नहीं होता है, तो मिनिमम लिमिट तो कुछ नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट विल बी द रॉन्ग वन। दैट मीन्स इन क्वेश्चन नंबर 7 द आंसर विल बी सी, ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना चूज द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट। सो ऑप्शन सी, दिस इज नॉट द करेक्ट वन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉरेस्ट प्रोडक्ट? इनमें से कौन सा फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है? गम फॉरेस्ट से मिलता है, प्लाईवुड फॉरेस्ट से ही मिलता है, सीलिंग वैक्स फॉरेस्ट से मिलता है, केरोसिन मिट्टी के नीचे से मिलता है ना। सो ऑप्शन डी केरोसिन विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड प्लांट्स के ऊपर जब एक्ट करते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है? ऑप्शन ए सैंड, ऑप्शन बी मशरूम्स, ऑप्शन सी ह्यूमस, ऑप्शन डी वुड। जब भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड प्लांट के साथ एक्ट करते हैं तो ह्यूमस फॉर्मेशन होता है ना। सो ऑप्शन सी ह्यूमस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन ए प्लेन मिरर। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। मिरर और उसके इमेज के बीच का डिस्टेंस है 4 मीटर। इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, अगर वो मिरर की तरफ 1 मीटर बढ़ता है, देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज विल बी। तो डेविड और उसके इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? देखिए, डेविड खड़ा है मिरर से 4 मीटर दूर, तो उसका जो इमेज मिरर के अंदर फॉर्मेशन होता है वो इमेज का और मिरर के बीच का डिस्टेंस भी 4 मीटर ही होता है। लेकिन अगर डेविड 1 मीटर पास गया मिरर के, दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड द मिरर इज 3 मीटर। सो द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द इमेज ऑल्सो बी 3 मीटर। नाउ व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज? देखिए, ये 3 है और ये भी 3 है, दैट मीन्स द टोटल डिस्टेंस इज 6 मीटर। सो यहाँ पे ऑप्शन सी 6 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट? वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट में क्या यूज करते हैं हम? अर्थवर्म यूज करते हैं ना। सो ऑप्शन ए अर्थवर्म विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का प्रोडक्ट क्या है? इनमें से नीचे जो दिया गया है ऑप्शंस, बायोगैस, स्लर्स, बोथ बायोगैस एंड स्लर्स, डी एरेटर।
देखिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में बायोगैस भी फॉर्मेशन होता है, स्लर्ज भी फॉर्मेशन होता है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी बोथ बायोगैस एंड स्लर्ज विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 13, फंगस, मॉस एंड फर्न रिप्रोड्यूस बाय ए कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नेम दैट मेथड। तो हम लिखेंगे फंगस, मॉस एंड फर्न reproduce by a common method of asexual reproduction named spore formation. Next question number 14, what is an odometer? Answer is, an odometer is a device used in vehicles to measure the distance covered by the vehicle. Next question number 15, what is MCB? Answer is, MCB is a miniature circuit breaker. MCB मतलब क्या बोलते हैं फुल फॉर्म? Miniature circuit breakers. These are the switches which automatically turn off by tripping when current in a circuit एक्सीड्स द सेफ लिमिट। जब सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट लिमिट से ज़्यादा फ्लो होता है तो ये एमसीबी जो है ना, ये एक टाइप का स्विच है, ये अपने आप ऑफ हो जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रिक सर्किट एक्सेस इलेक्ट्रिक करंट से बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म ए रियल इमेज? सो हियर द आंसर विल बी concave mirror can form a real image. Okay, next question number 17, what are decomposers? Name any two of them. So answer will be the microorganisms which decompose the dead plants and animals to its components are known as decomposers. जो भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं और ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स। यहाँ पे एग्जाम्पल्स नहीं दिया गया है, आप लिख दीजिए एग्जाम्पल में एग्जाम्पल्स बैक्टीरिया एंड फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मैच द फॉलोइंग एंड स्टेट द नंबर ऑफ टीथ अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस। अब ये पिक्चर देखिए और नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, यहाँ पे देखिए एक कॉलम में दिया गया है इंसिजर्स, मोलर्स, केनाइंस, प्री मोलर्स, इन सबको मैच कीजिए ये साइड के कॉलम के साथ। और भी नीचे बोला गया है स्टेट द नंबर ऑफ टीथ, इंसिजर्स कितने हैं, केनाइंस कितने हैं, प्री मोलर्स कितने हैं, मोलर्स कितने हैं, उनका नंबर यहाँ पे मेंशन कीजिए। डायग्राम में देखिए अपर जा एंड लोअर जा दोनों में सामने के जो 4 दांत है ना, 4 टीथ्स, इनको हम बोलेंगे इंसिजर्स। देखिए 4 टीथ 1 2 3 4 अपर जॉ के है ये। लोअर जॉ में देखिए 1 2 3 एंड 4 ये लोअर जॉ के हैं। तो टोटल कितने इंसिजर्स हुए माउथ के अंदर? 8 इंसिजर्स हुए। इंसिजर के दोनों साइड्स में देखिए, लेफ्ट साइड में ये वाला टीथ, राइट साइड में ये वाला टीथ अपर जॉ में, और लोअर जॉ में इंसिजर के साइड में लेफ्ट साइड में ये वाला टीथ और राइट साइड में ये वाला टीथ, ये जो है ना इनको हम बोलते हैं केनाइंस। इंसिजर के साइड में क्या होता है? केनाइंस। 2 केनाइंस होते हैं, अपर जॉ में 2 केनाइन, लोअर जॉ में भी 2 केनाइंस होते हैं। तो टोटल कितने केनाइंस हुए? 4 केनाइंस। नेक्स्ट आता है प्री मोलर्स। केनाइन के पास नेक्स्ट जो 2 टीथ है ना, वो है हमारे प्री मोलर्स। लेफ्ट साइड में 2 प्री मोलर्स, राइट साइड में भी 2 प्री मोलर्स। वैसे ही लोअर जॉ में भी 2 प्री मोलर्स, लेफ्ट साइड में 2 प्री मोलर्स, राइट साइड में। सो एक एक जॉ में आपको देखने को मिलेगा 4 प्री मोलर्स। तो अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों में कितने प्री मोलर्स हुए? 8 प्री मोलर्स। नेक्स्ट आता है हमारा मोलर्स। अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों में पूरा कॉर्नर में जो टीथ होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं मोलर्स। देखिए ये दोनों तो हुए प्री मोलर। उसके बाद कितना है? 1 2 3 मोलर्स हैं लेफ्ट साइड में। वैसे ही 3 मोलर्स होंगे राइट साइड में। लोअर जॉ में भी 3 मोलर्स हैं एंड राइट साइड में भी 3 मोलर्स हैं। तो एक एक जॉ में है टोटल कितने मोलर्स हुए? 6 मोलर्स। तो अपर जॉ एंड लोअर जॉ टोटल कितने हुए? 6 + 6 12 मोलर्स। तो चलिए सबसे पहले हम इन टीथ के नंबर्स का मेंशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है स्टेट द नंबर ऑफ टीथ। इंसिजर्स कितने हुए? 8, यहाँ पे लिख दीजिए 8। केनाइंस कितने थे? 4। प्री मोलर्स कितने थे? 8। मोलर्स टोटल थे हमारे 12, यहाँ पे लिखिए 12। अब चलिए हम कॉलम मैच कर लेते हैं। इंसिजर का काम क्या होता है? कटिंग ऑफ फूड। सो हम मैच करेंगे इंसिजर को ऑप्शन डी के साथ, यूज फॉर कटिंग ऑफ फूड। नेक्स्ट आता है मोलर्स का काम क्या होता है? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। सो मोलर्स को हम मैच करेंगे यूज फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। नेक्स्ट आता है केनाइंस। केनाइन किसके लिए यूज किया जाता है? टीयरिंग ऑफ फूड। तो चलिए केनाइंस को मैच करते हैं यूज फॉर टीयरिंग ऑफ फूड। लास्ट में प्री मोलर्स हम यूज करते हैं ग्राइंडिंग ऑफ फूड के लिए। सो चलिए मैच कर लेते हैं इन दोनों को। प्री मोलर्स यूज फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? राइट इट्स केमिकल इक्वेशन, गिवन एग्जाम्पल। 2 मार्क्स का है। सो द आंसर विल बी द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस is known as neutralization. In this process, salt and water are produced with the evolution of heat. जैसे कि रिएक्शन में लिखते हैं तो acid plus base gives rise to salt plus water with the evolution of heat. Heat is evolved.
ठीक है, एक एग्जाम्पल दे देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स राइज टू सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन क्वेश्चन के और में देखिए एक और क्वेश्चन है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के बीच का डिफरेंस बताइए। सो हियर द आंसर विल बी, एसिड में लिखेंगे दीज आर सॉर इन टेस्ट, ये टेस्ट में खट्टा लगता है। बेस में लिखेंगे दीज आर बिटर इन टेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, एंड बेस में लिखेंगे दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। नेक्स्ट है, देयर केमिकल नेचर इज एसिडिक। बेस में लिखेंगे देयर केमिकल नेचर इज बेसिक। बहुत सिंपल है ना। एक एक एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। बेस का एग्जाम्पल दे दीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, Does transpiration serve any useful function in the plants? Explain. Yes, transpiration serves very useful function in the plants because plants absorb minerals and water from the soil. But all water is not utilized by the plant. Plant soil से जितना भी water absorb करते हैं वो सारे के सारे water plants utilize नहीं करते हैं. Some water is evaporated. कुछ water evaporate हो जाते हैं through the stomata प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स। लीव्स के सरफेस के ऊपर जितने भी स्टोमाटा होते हैं ना, स्टोमाटा के थ्रू वाटर इवापोरेट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, और इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। दिस इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट्स ए सक्शन पुल विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट्स इन टॉल ट्रीज। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से बहुत सारा वाटर जो है ना इवापोरेट होके निकल जाता है, जिससे कि लीव्स में ना एक सक्शन पुल क्रिएट होता है, जिससे कि रूट से भी पानी ट्री की बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकता है। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट। ट्रांसपिरेशन होने की वजह से वाटर चारों तरफ इवापोरेट होकर एटमॉस्फेयर में जाता है और ट्री के चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है वो कूल होकर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गिव एग्जांपल्स। सो आंसर यहाँ पे होगा, डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर, नंबर 1 वेजिटेटिव प्रोपगेशन, नेक्स्ट है बडिंग, नेक्स्ट फ्रैगमेंटेशन एंड फोर्थ वन इज स्पोर फॉर्मेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसको बोलते हैं, चलिए देख लेते हैं। व्हेन रिप्रोडक्शन इज थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड बर्ड्स, इट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्लांट्स के कोई भी वेजिटेटिव पार्ट से जब रिप्रोडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हैं, वो है रूट्स, स्टेम, लीफ एंड बर्ड्स। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, कटिंग ऑफ स्टेम ऑफ रोज प्लांट when buried in the soil grows into a new rose plant। जब रोज प्लांट का एक स्टेम कट कर लेते हैं और उसको सॉइल में हम बरी करते हैं ना, तो एक न्यू रोज प्लांट ग्रो हो जाता है। ये है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक एग्जांपल। नेक्स्ट आता है बडिंग। व्हेन रिप्रोडक्शन इज बाय फॉर्मेशन ऑफ बड, इट इज कॉल्ड बडिंग। जैसे कि एग्जांपल है ईस्ट। नेक्स्ट है फ्रैगमेंटेशन। रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ फ्रैगमेंट्स फ्रॉम ए सेल इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। जब एक सेल फ्रैगमेंट्स में डिवाइड होता है और हर एक फ्रैगमेंट न्यू सेल फॉर्मेशन करता है, उस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। जैसे कि एग्जांपल है algae। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। इन दिस प्रोसेस रिप्रोडक्शन इज बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। कभी कभी स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू भी रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि एग्जांपल है फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, a simple pendulum takes 32 seconds to complete 20 oscillations. What is the time period of the pendulum? एक पेंडुलम है जो कि 32 सेकंड लेता है टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन। तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड मतलब क्या है? वन कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए पेंडुलम जितना भी टाइम लेता है ना, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। आंसर है गिवन नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज 20, टोटल टाइम टेकन बाय द पेंडुलम इज 32 सेकंड। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू टोटल टाइम टेकन बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। टोटल टाइम टेकन कितना है? 32 सेकंड and number of oscillation is equal to 20. So the answer will be 1.6 second. Therefore, time period of this pendulum will be 1.6 second. Next is section C. Question number 23. Name the type of carbohydrate that can be digested by ruminants but not by humans. Give the reason also. 3 marks का question है ये। ऐसे कौन से टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जो कि रूमिनेंट से डाइजेस्ट कर सकते हैं, हम ह्यूमंस उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते? आंसर क्या होगा? सेलुलोज। So the answer will be the type of carbohydrate that can be digested by ruminants but not humans is cellulose. याद रखिए, सेल्यूलोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि सिर्फ रूमिनेंट्स ही डाइजेस्ट कर सकते हैं, हम ह्यूमंस उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। रूमिनेंट्स मीन्स जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है काउ। रूमिनेंट्स हैव ए लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिकम बिटवीन द इसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। रूमिनेंट्स में इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक बड़ा सा सेक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं सिकम। द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस।
और ये सीकम वाले पोर्शन में ना कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि ह्यूमंस में नहीं दिखाई देते। यही बैक्टीरिया है जो कि रूमिनेंट्स में सेलुलोज को डाइजेस्ट करवाते हैं, और ह्यूमंस में तो ये बैक्टीरिया है ही नहीं, तो हम ह्यूमंस ये सेलुलोज को कैसे डाइजेस्ट करेंगे। तो चलिए ये जो पिक्चर है ना, इसको मैं थोड़ा एनलार्ज करके आपको दिखाती हूँ। रूमिनेंट्स में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, आपके बुक में भी है ना, ये है देखिए काऊ का डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर है ना, जो कि माउथ से निकलकर अंदर स्टोमक तक जा रहा है, उसको हम बोलते हैं इसोफेगस। काऊ का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, जो स्टोमक है, वो ह्यूमन जैसा नहीं है। स्टोमक में देखिए यहाँ है लार्ज इंटेस्टाइन और यहाँ पे है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसोफेगस और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इन दोनों के बीच में ये वाला जो पोर्शन है देखिए एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम बोलते हैं सिकम। यहाँ पे लिखा है सिकम। यही सिकम में एक सर्टेन टाइप का बैक्टीरिया होता है जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, आपको ये डायग्राम भी ड्रॉ करना है, इसीलिए मैंने इसको एनलार्ज करके समझा दिया। याद से आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। 3 liquids are given to you. One is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide, and the third one is sugar solution. How will you identify them? 3 solutions आपको दिए गए हैं। एक तो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द थर्ड वन इज शुगर सॉल्यूशन। तो आप कैसे पहचानोगे कौन सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड है और कौन सा शुगर सॉल्यूशन है। तो देखा जाए तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक बेस है, और शुगर सॉल्यूशन जो कि न्यूट्रल है। तो आपको पहचाना है कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है और न्यूट्रल सॉल्यूशन कौन सा है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम? आप कैसे पहचानोगे? You have only turmeric indicator. So the answer will be turmeric when comes in contact with a base, the color changes into red. जब भी टर्मेरिक कोई बेस के कांटेक्ट में आता है, इसका कलर येलो से रेड बन जाता है। बट व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एन एसिड, जब भी वो एसिड के कांटेक्ट में आता है, इट डज नॉट चेंज इट्स कलर, ये अपना कलर चेंज नहीं करता है। इट रिमेन्स येलो, और ये येलो ही रहता है। So using this property of turmeric, we will identify the solutions. Put a drop of solution on turmeric. The color of turmeric changes into red. Then the solution is a base, that is sodium hydroxide. इन तीनों सॉल्यूशन में से किसी एक सॉल्यूशन में अगर आप टर्मेरिक डालते हो और टर्मेरिक अपना कलर चेंज कर लेता है इनटू रेड, देन दैट सॉल्यूशन मस्ट बी ए बेस, और वो क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। देन पुट ए ड्रॉप ऑफ अनदर सॉल्यूशन ऑन द रेड स्पॉट ऑफ टर्मेरिक। जहां पे टर्मेरिक रेड हुआ था ना बेस डालने के बाद, उसी स्पॉट के ऊपर आप दूसरे सॉल्यूशन का एक ड्रॉप डालिए। इफ इट चेंजेस इट्स रेड कलर अगेन इनटू येलो, अगर उसका रेड कलर वापस येलो में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स इट इज एन एसिड, बिकॉज एसिड के साथ टर्मरिक कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाता, येलो का येलो ही रहता है। सो ये सॉल्यूशन पक्का एसिड ही होगा, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Next, then put a drop of third solution on the red spot of turmeric. If the color does not change at all, then it's neutral solution. And the name of this neutral solution is sugar solution. Next, question number 25. How does the process of fertilization takes place in flowers? Flowers में fertilization कैसे होता है? So the answer will be when pollen lands on the stigma of a flower, the pollen grain starts germinating. जब भी pollen grains stigma के ऊपर आके गिरते हैं ना, तो pollen grains germinate करते हैं. During this process, a pollen tube grows which enters into the stigma. जब germination होता है ना, pollen grain से एक pollen tube निकलता है जो कि stigma के अंदर enter करता है. Gradually the male gamete inside the pollen grain enters into the ovule through the pollen tube. और pollen grain के अंदर क्या होता है? Male gamete. So the male gamete inside the pollen grain enters into the ovule through the pollen tube. Okay? Inside the ovule, the female gamete fuses with the male gamete. और ovule के अंदर female gamete होता है. ये आपको तो पता ही होगा ना कि पोलन ग्रेन के अंदर मेल गेमेट और ओव्यूल के अंदर फीमेल गेमेट्स होते हैं। सो जब भी मेल गेमेट ओव्यूल के फीमेल गेमेट के पास आएगा तो मेल एंड फीमेल गेमेट फ्यूज हो जाएंगे। दिस फ्यूजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए जाइगोट, और इसी फ्यूजन की वजह से जाइगोट फॉर्मेशन होता है। दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और ये जो मेल एंड फीमेल गेमेट का फ्यूजन का प्रोसेस है, इसी को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फाइनली द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से जो भी जाइगोट फॉर्मेशन होता है वही फाइनली एम्ब्रियो बनता है। और ये दोनों डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं, इसको मैं थोड़ा एनलार्ज करके आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये फ्लावर का स्टिग्मा है, ये पोलन ग्रेन है। जब भी पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आके गिरता है ना, देखिए इसमें से एक ट्यूब निकलता है, इसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है। और पोलन ग्रेन के अंदर देखिए एक ब्लैक सा डॉट दिख रहा है ना, ये है मेल गेमेट। जैसे जैसे जर्मिनेशन ट्यूब लंबा होकर ओव्यूल तक पहुंच जाता है, द मेल गेमेट इनसाइड द पोलन ग्रेन पास डाउन थ्रू द जर्मिनेशन ट्यूब टू द फीमेल गेमेट ऑफ द ओव्यूल। यहाँ पे देखिए 2 गेमेट्स है ओव्यूल के अंदर, एक तो है मेल गेमेट जो कि पोलन ग्रेन से आया है, दूसरा है फीमेल गेमेट जो कि पहले से ही ओव्यूल के अंदर था। अब दोनों मेल एंड फीमेल गेमेट ओव्यूल के अंदर फ्यूज हो जाएंगे और फॉर्मेट करेंगे जाइगोट। यहाँ पे लिखा है देखिए जाइगोट फॉर्मेशन। और इसी प्रोसेस को, जहाँ पे कि मेल एंड फीमेल गेमेट फ्यूज होते हैं एंड जाइगोट फॉर्मेट करते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26. कंप्लीट द डेटा ऑफ द टेबल गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन इन द फिगर. यहाँ पे देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया गया है, इसको यूज करके आप ये टेबल फिल कर दीजिए. ये देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ. अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ कोई ऑब्जेक्ट है जो कि कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा है. एट द टाइम ऑफ 2 सेकंड the object was at 4 meter distance. When the time is 4 second, the object is at 8 meter distance. When the time is 6 second, the object is 12 meter distance. When the time is 8 second, the object is at 16 meter distance. When the time is 10 second, the object is at 20 meter distance. जब टाइम 0 है डिस्टेंस भी 0. जब टाइम 2 सेकंड है डिस्टेंस हो गया 4 मीटर. जब टाइम 4 सेकंड है डिस्टेंस हो गया 8 मीटर. जब टाइम 6 सेकंड से डिस्टेंस हो गया 12 मीटर. जब टाइम 8 सेकंड से डिस्टेंस हो गया 16 मीटर. जब टाइम 10 सेकंड से डिस्टेंस हो गया 20 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेस्ट इन मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. सो द आंसर विल बी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट. प्लांट्स में जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है. दिस ऑक्सीजन इज इनहेल्ड बाय एनिमल्स और एनिमल्स इसी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन and release carbon dioxide to the atmosphere. This carbon dioxide is again used by plants during photosynthesis. जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं उसी को प्लांट्स यूज करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. Thus, the balance between oxygen and carbon dioxide is maintained in the atmosphere. Hence, forests are called green lungs. इसीलिए हम फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स बोलते हैं. नीचे एक डायग्राम बनाया है, देखिए. आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है. एक साइड में देखिए प्लांट्स हैं, दूसरे साइड में एनिमल्स. प्लांट्स जो भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं एनिमल्स उसको इनहेल करते हैं. एनिमल्स जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं प्लांट्स उसको यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में. डायग्राम के नीचे लिख दीजिए बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट्स prevent floods. आंसर होगा raindrops in the forest do not hit the ground directly. The uppermost layer of the forest, जिसको हम बोलते हैं canopy, intercept the flow of raindrops and most of the water comes down through the branches and stems of the trees. Canopy से होते हुए सारे water tree के stems, branches के through ground तक पहुंचता है. From the leaves, it drips slowly down over the branches of the shrubs and herbs. Gradually, the forest floor become wet. But the water do not stagnate in the forest. अब जब नीचे पानी आता है तो पानी एक जगह पे इकट्ठा होके जमा होके नहीं रहता है. Because the forest floor is a natural absorber of rain water. क्योंकि forest floor जो है वो rain water का एक natural absorber है. It allows water to seep. Forest floor में पानी अंदर तक absorb हो जाती है. Thus the forest control the flood. ये देखिए यहाँ पे एक डायग्राम शो किया गया है जो कि आपके बुक में भी है. इसको प्रैक्टिस कर लीजिए. इस आंसर में आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है. नेक्स्ट है सेक्शन डी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से. क्वेश्चन नंबर 28. पहेली took a wire of length 10 cm. Bujo took a wire of 5 cm of the same material and thickness. Both of them connected the wires as shown in the circuit in the given figure. The current flowing in both the circuits is the same. नीचे देखिए दो सर्किट्स ड्रॉ किए गए हैं. ए सर्किट है पहेली का जिसमें कि पहेली ने यूज किया है 10 cm का वायर. फिगर बी में बूझो का सर्किट ड्रॉ किया गया है जिसमें कि बूझो ने यूज किया है 5 cm का वायर. दोनों के वायर्स का मटेरियल सेम है और थिकनेस भी सेम ही है. बस लेंथ डिफरेंस है कि ये 10 cm का है और ये 5 cm का है. सर्किट ए में जितना करंट फ्लो हो रहा है सर्किट बी में उतना ही करंट फ्लो हो रहा है. तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पर है क्या. क्वेश्चन है विल द हीट प्रोड्यूस्ड इन बोथ द केसेस बी इक्वल. एक्सप्लेन. सो द आंसर विल बी नो. द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन बोथ द केसेस विल नॉट बी इक्वल because the amount of heat produced in a wire on passing electric current depends on the length of the wire, and here length is different for both the wires. Next question is, will the heat produced be the same if the wires taken by them are equal in length but different in thickness? अगर दोनों ही wires का length equal हो but thickness अलग अलग हो तो क्या जितना भी heat produce होगा वो same होगा दोनों ही cases में? नहीं. जब भी length या फिर thickness कुछ भी change हो जाता है ना, then the amount of heat produced in the electric circuit will be changed. So सीधा यहाँ पे हम लिख देंगे no, the heat produced will not be the same if the wires taken by them are of equal length but of different thickness. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है why should we look for ISI mark on electric appliances? जब भी हम कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खरीदते हैं तो उसमें ISI मार्क है कि नहीं हम चेक करते हैं. क्यों? So the answer will be before buying an electric appliance we should look for ISI mark because this mark ensure that the appliance is safe एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी इज द मिनिमम. अगर ISI मार्क कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पे है तो हमको ये कंफर्म हो जाता है कि जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है वो यूज करने में सेफ है और इसमें जितना भी एनर्जी वेस्ट होगा वो बहुत कम होगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29. सीवेज इज ए वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय होम्स
industries, hospitals, offices and other users. It also includes rainwater that has run down the street during a storm or heavy rain. The water that washes off the roads and rooftops carries harmful substances with it. Sewage is a liquid waste. Most of it is water which has dissolved and suspended impurities. In a home or a public building, generally one set of pipes brings clean water and another set of pipes take away the wastewater. Imagine that we could see through the ground. We would see a network of big and small pipes called sewers forming the sewerage. It is like a transport system that carries sewage from the point of being produced to the point of disposal, that is treatment plant. Manholes are located at every 50 meter to 60 meter in the sewerage at the junction of two or more sewers and at points where there is a change in direction. अब ये क्वेश्चन देखिए 1 + 1 + 2 टोटल 4 मार्क्स का है। ये पैराग्राफ दिया गया है, इसी में आंसर से आपको ढूंढ के लिखना है। ग्राउंड के नीचे जितना भी पाइप सिस्टम है ना, उसको हम बोलते हैं सीवरेज। हर एक पाइप को हम बोलते हैं सीवर्स और पूरा जो नेटवर्क है उसको हम बोलते हैं सीवरेज। सीवरेज में जितने भी सीवर्स है उनके थ्रू सीवेज वाटर फ्लो होता है। सीवेज वाटर मतलब जितना भी वेस्ट वाटर जो कि हमारे घर से, बिल्डिंग से, रोड से, रूफटॉप से निकलता है, वो सारा पानी वेस्ट वाटर ये सीवर्स के थ्रू फ्लो होके ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचती है। और सीवरेज सिस्टम में बीच बीच में मैन होल्स बनाए जाते हैं हर 50 to 60 मीटर डिस्टेंस में। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन है मैन होल्स आर लोकेटेड एट हाउ मच डिस्टेंस इन द सीवरेज। सीवरेज में मैन होल्स कितने डिस्टेंस में पाए जाते हैं। अभी अभी यहाँ पे पढ़ा ना 50 to 60 मीटर, वही लिखेंगे ऑप्शन 1 50 मीटर to 60 मीटर। ओके, दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है Where does the sewers transport the sewage after collecting all the waste water from the various sources? डिफरेंट जगह से जब वेस्ट वाटर कलेक्ट करता है तो सारे सीवरेज के थ्रू कहाँ पे जाके पहुंचते हैं? ट्रीटमेंट प्लांट में। हमने अभी जस्ट पढ़ा है ना। सो यहाँ पे ऑप्शन 1 ट्रीटमेंट प्लांट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डिफाइन सीवर्स एंड सीवरेज। सीवर्स किसको बोलते हैं, सीवरेज किसको बोलते हैं, लिखिए। सो द आंसर विल बी द स्मॉल एंड बिग पाइप्स अंडर द ग्राउंड कैरिंग सीवेज वाटर इज कॉल्ड सीवर्स। द नेटवर्क ऑफ सीवर्स विच ट्रांसपोर्ट द सीवेज to the treatment plant is called sewage. Next आगे बढ़ते हैं सेक्शन ई की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड लेवल ऑल द पार्ट्स फ्रॉम ए टू एच। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का पैटर्न है 2 + 1 + 1 + 1 टोटल है 5 मार्क्स। तो सबसे पहले ये जो ह्यूमन हार्ट है इसको हमको लेवल करना है। देखिए आंसर आप इस तरह से लिखेंगे। ह्यूमन हार्ट के सारे पार्ट्स का नाम यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। ये जो है ये पार्ट को हम बोलते हैं एओर्टा। This one is known as vena cava. This artery is known as pulmonary artery. Next, this one, these two veins are known as pulmonary vein. This one is left atrium. These two are the valves. This is left ventricle. This is right atrium. These two are also known as valves. This is the partition. यहाँ पे लिखा है partition completely separating the two halves. And this one is the right ventricle. Diagram के नीचे आपको लिखना है structure of human heart. सो पहला क्वेश्चन था ह्यूमन हार्ट को लेवल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजुअली वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ज्यादातर वेन मतलब हम क्या समझते हैं कि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, एक्सेप्ट इन वन केस। स्पेसिफाई ऐसा कौन सा वेन है जिसमें कि डीऑक्सीजनेटेड नहीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, तो उसका नाम है पुल्मोनरी वेन। तो यहाँ पे लिखेंगे पुल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द फंक्शन ऑफ वाल्व्स। वाल्व का फंक्शन क्या है बताइए। वाल्व का यही मेन फंक्शन है कि वो ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है, वही हम लिखेंगे वाल्व्स प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन चैम्बर्स ऑफ हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टरीज डू नॉट हैव वाल्व्स। आर्टरीज में वाल्व नहीं होता है, येट द ब्लड फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई। आर्टरीज में तो वाल्व्स नहीं होते हैं, तो वहां पे ब्लड फ्लो एक ही डायरेक्शन में कैसे होता है बताइए। सो द आंसर विल बी veins have valves which allow blood to flow only in one direction, but arteries do not have valves, yet the blood flows in one direction only because arteries pump blood at very high pressure which naturally prevents backflow। क्योंकि arteries में blood का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और हाई प्रेशर की वजह से ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी दैट व्हेन 7 कलर्स आर मिक्स्ड टुगेदर देन व्हाइट कलर इज फॉर्म्ड। The answer will be take a circular cardboard disc of about 10 cm diameter, divide this disc into 7 segments. Paint these segments with 7 rainbow colors. Make a small hole at the center of the disc. Disc के center में एक छोटा सा होल बनाइए. Fix the disc loosely on the tip of a refill of a ball pen. Ensure that the disc rotates freely. Rotate the disc in the daylight. When the disc is rotated fast, जब ये डिस्क फास्ट रोटेट करता है ना, देखिए इस तरह से उसका कलर दिखेगा, सारे कलर्स मिक्स हो जाएंगे और डिस्क पूरा का पूरा व्हाइट ही दिखेगा। द कलर्स गेट मिक्स टुगेदर एंड द डिस्क अपीयर्स टू बी व्हाइटिश। सच ए डिस्क इज पॉपुलरली नोन एज न्यूटन्स डिस्क।
और इस डिस्क को हम ज्यादातर न्यूटन डिस्क बोलते हैं। कुछ इस तरह से आपको उसका डायग्राम ड्रॉ करना है। देखिए इस तरह से आपको रिफिल शो करना है। ऊपर रिफिल का निब है, सर्कुलर शेप का कार्डबोर्ड डिस्क है। इसमें 7 सेगमेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। हर एक सेगमेंट में रेनबो के डिफरेंट कलर्स पेंट किए गए हैं। जब इसको फास्ट रोटेट करेंगे तो इस तरह से उसका कलर व्हाइट दिखेगा, ये भी आपको शो करना है। इस डायग्राम के नीचे आप लिखिए ए डिस्क विथ 7 कलर्स और दूसरे डायग्राम के नीचे आप लिखिए इट अपीयर्स व्हाइट व्हाइल रोटेटिंग। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पेपर खत्म होता है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।